हेलो बच्चों, इसके पहले की कक्षाओं में मैंने आपको मानव जनन तंत्र में नर जनन तंत्र डिस्क्राइब करने का प्रयत्न किया था और इसके पहले की कक्षा में मैंने आप सभी को नर सहायक जनन ग्रंथियों को समझाने का प्रयत्न किया था। उम्मीद है कि आप सभी वो लेक्चर पढ़ कर के आए होंगे। यदि आप उन लेक्चर्स को नहीं पढ़ कर के आए हैं तो सबसे पहले प्लेलिस्ट में जाइए, उन लेक्चर्स को का अध्ययन कीजिए और उसके बाद फिर इस वीडियो पर आइए। तभी आपको एक बेहतरीन अध्ययन यानी कि स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सकेगा। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल से रिलेटेड सारी जानकारियां लगातार प्रोवाइड होती रहेंगी। देखिए, मैं आपको लक्ष्य कोचिंग सेंटर की तरफ से एक नीट बायोलॉजी की सीरीज प्रोवाइड करने का प्रयत्न कर रहा हूं, जिसका लाभ आप फ्री में उठा सकते हैं। अतः मेरे इस चैनल को अपने उन साथियों तक शेयर कर दीजिए जिन साथियों को इसकी बहुत ही अधिक आवश्यकता है। मैंने आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश की है। आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे नरों में हार्मोनल नियंत्रण। ठीक है ना? नरों में किस प्रकार से हार्मोनल नियंत्रण होता है, हम उस चीज को पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैंने टॉपिक का नाम लिख दिया है नरों में हार्मोनल नियंत्रण, यानी कि हार्मोनल कंट्रोल इन मेल। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा ये हार्मोनल नियंत्रण 12 से 14 वर्ष की आयु में होता है। अब इस बात को देखिए, मैं कह रहा हूं शरीर में एक सुपीरियर ग्लैंड पाई जाती है ना, मस्तिष्क के ऊपरी भाग में एक ग्लैंड पाई जाती है जिसको हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। ठीक है ना? इसके हाइपोथैलेमस के बारे में अधिक जानकारी आपको कक्षा 11 के लेक्चर में प्रोवाइड होगी। तो यहां मैं आपको बता रहा हूं हाइपोथैलेमस, और हाइपोथैलेमस से लगी हुई एक ग्रंथि होती है जिसको हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। याद रखिए, हाइपोथैलेमस ग्रंथि जीएनआरएच यानी कि गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का श्रावण करती है। ठीक है ना? गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनेड्स और उसके सहायक अंगों के वृद्धि एवं विकास के लिए जिम्मेदार होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूं जो हाइपोथैलेमस है वो एक हार्मोन का श्रवण करेगी जिसको हम कहेंगे जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो जीएनआरएच है, ये पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है। किस भाग को? अग्र पीयूष ग्रंथि को। यानी कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, अग्र पीयूष ग्रंथि और पश्च पीयूष ग्रंथि। अब यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूँ, ठीक है ना? अतः अब जब पीयूष ग्रंथि को देखेंगे तो ये मटर के दाने के समान ग्रंथि है और उसमें मटर के दाने के समान दो संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है? और ये सेलर टर्सिका नाम की हड्डी में पैक होता है। अब मैं जो कह रहा हूं यहां पर देखिए, मैं कह रहा हूं हाइपोथैलेमस जीएनआरएच रिलीज करता है जिससे पीयूष ग्रंथि एक्टिवेट हो जाती है और एक्टिवेट होने के बाद एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन का स्रावन करती है। अभी एक बार फिर से समझिए हुआ क्या है अभी तक की प्रक्रिया में मैंने इतनी ही बात कही है कि जो सबसे पहले कार्य करती है वो मस्तिष्क की सबसे सुपीरियर सबसे ऊपरी ग्रंथि कार्य करती है, इसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस, ठीक है ना, एक हार्मोन का स्रावन करती है जिस हार्मोन का नाम है जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या कार्य करता है? ये पीयूष ग्रंथि को यानी कि अग्र पीयूष ग्रंथि को एक्टिवेट कर देता है। अग्र पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन का सिक्रेशन करता है जिसे हम एलएच और एफएसएच कहते हैं। एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन पुटिका प्रेरक हार्मोन। अब इस बात को समझिए, मैं कह रहा हूं यहां से जो एलएच रिलीज हुआ था ये सीधा सीधा जाता है लीडिंग कोशिकाओं के पास। फिर समझिएगा, जो पीयूष ग्रंथि से एलएच यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हुआ था, यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं के पास जाता है। यदि आपको लीडिंग कोशिका नहीं पता है तो इसका मतलब है आपने पहले के लेक्चर्स को अटेंड नहीं किया है। पहले शुक्रजनन नलिका पढ़ लीजिए, उसके बाद आइए यहाँ पर देखिए। एलएच एलएच किसको एक्टिवेट करता है? लीडिंग कोशिकाओं को। अब लीडिंग कोशिकाएं एक हार्मोन का स्रावन करती हैं जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन। यह टेस्टोस्टेरॉन नरों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। ठीक है ना? यानी कि ये द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को प्रेरित करता है जिससे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास हो जाता है। ठीक है ना? यानी कि ये जनन पक्ष व अन्य अंगों पर कार्य करती है। ठीक है ना? वैसे ही जो पिछले लेक्चर में द्वितीयक लैंगिक लक्षण बताए गए थे नरों में यौनारंभ का नामक टॉपिक याद करिए।
उसी टॉपिक की बात कर रहा हूँ, वहां पर जितने भी वृद्धि एवं विकास हुए चतुर्थी लैंगिक लक्षणों को कि वो टेस्टोस्टेरॉन के द्वारा किए गए। अब दूसरी बात समझिएगा, मैं कह रहा हूं यहीं पर अग्र पीयूष ग्रंथि से जो दूसरा हार्मोन स्रावित हुआ उसे हम कहते हैं एफएसएच, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुटिका प्रेरक हार्मोन। ये जो पुटिका प्रेरक हार्मोन है ये सीधी तौर पे जाता है कहां पर, सर्टोली कोशिकाओं के पास, ठीक है ना। अब ये सर्टोली कोशिकाएं, ये भी शुक्रजन नलिका का ही भाग है। यदि आपने शुक्रजन नलिका पढ़ा है तो आपको मालूम है सर्टोली कोशिका क्या है, ठीक है। ये एफएसएच है, ये सर्टोली कोशिका के पास जाता है और जाने के बाद सर्टोली कोशिका यहाँ पर दो हार्मोन का स्रावन करती है, जिसे दो प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है, ठीक है ना। एक एक शुक्राणुओं के निर्माण के लिए और दूसरा इनहिबिंग होने के लिए। याद रखिएगा, शुक्राणुओं के निर्माण के लिए शुक्रजनक कोशिकाओं को, यानी कि पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं को जो प्रेरित करती है वो हार्मोन सदैव ही एफएसएच है, यानी कि शुक्रजनन को प्रेरित करने वाला हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन सदैव ही शुक्रजनन नलिका के किनारों को प्रेरित करता है ना, यानी कि उसकी पुटिका कोशिकाओं को प्रेरित करता है और उन पुटिका कोशिकाओं के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैं कह रहा हूँ एफएसएच यानी कि सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका जब पूरी तरीके से शुक्राणु परिपक्व हो जाते हैं, इसके बाद इसको रोकने की आवश्यकता होती है और रोकने के लिए इनहिबिन हार्मोन का स्रावन होता है। और ये जो इनहिबिन हार्मोन के, अब देखिए सभी के सभी हार्मोनों का स्रावन हो चुका है। जब भी सभी हार्मोन का स्रावन हो जाएगा और पूर्णतः शुक्राणु परिपक्व हो जाएंगे तो उसके बाद इस प्रक्रिया को रोकने की आवश्यकता है, नहीं तो शुक्राणु अधिक मात्रा में बन जाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर एक सिग्नल जाता है, यानी कि इनहिबिन हार्मोन आगे जाकर के सिग्नल बनाता है कि ये शुक्राणुओं को अधिक नहीं बनाना है और यहाँ से हाइपोथैलेमस के पास सिग्नल जाता है और अग्र पीयूष ग्रंथि के पास सिग्नल जाता है। अग्र पीयूष ग्रंथि के पास जैसे ही सिग्नल जाता है वो एफएसएच को रिलीज करना बंद कर देता है और एफएसएच जैसे ही रिलीज होना बंद कर जाता है, शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्थगित हो जाती है, ठप हो जाती है, रुक जाती है। वहीं जब यह आगे जाता है हाइपोथैलेमस के पास तो हाइपोथैलेमस जीएनआरएच का स्रावन रोक देता है। याद रखिए, यदि दोनों में से एक का भी स्रावन होना है तो जीएनआरएच रिलीज होगा। अब यहां पर देखिए, तो इसी प्रकार से जो अन्य हार्मोन है यानी कि एलएच, टेस्टोस्टेरॉन भी हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि को बन जाने के बाद सूचना प्रदान करता है। तो इस प्रकार सभी के सभी हार्मोन बनते हैं और नरों में हार्मोनल नियंत्रण होता है, यानी कि शुक्राणु जनन प्रक्रिया संपन्न होती है। अब हम आप सभी को शुक्राणु जनन प्रक्रिया समझाने का प्रयत्न करेंगे, जो कि अगले लेक्चर में ऑनलाइन आपको प्रोवाइड होगी। आप सभी अपनी तैयारी बना करके पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मेहनत करना आपका कर्तव्य है, पढ़ाना मेरा कर्तव्य है। मैं अपना कर्तव्य निभा रहा हूँ, आप भी अपने कर्तव्य को निभाइए। प्रयास करिए कि इस वीडियो को अपने सभी इष्ट मित्रों, साथी, सहेलियों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे मेरे इस चैनल का कुछ क्रेडिट बढ़े और मैं इस चैनल को लगातार चलाता रहूं। धन्यवाद।